अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जबल गफूर। फॉरेक्स सिटीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जो फॉरेक्स है, रोज़ाना 7.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का लेन देन करती है। लेकिन क्या आपको मालूम है फॉरेक्स मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर्स कौन से हैं जो इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में 4 वो बड़े प्लेयर जो इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके असर इस मार्केट के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं और उनकी लिक्विडिटी की परसेंटेज असल में है। तो की बड़े प्लेयर्स में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो सेंट्रल बैंक है। अब ये जो सेंट्रल बैंक है, इसकी लिक्विडिटी तो 5% है और लिक्विडिटी के ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे डिटेल में कि लिक्विडिटी क्या है और ये हम किस तरह जो है लेके चलते हैं अपने फॉरेक्स में। तो लिक्विडिटी असल में वॉल्यूम का एक हिस्सा है जो कि हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे अपने प्राइस सेक्शन में। लेकिन चूंकि हम ये बिगिनर लेवल के ऊपर अभी जा रहे हैं तो इसको एक्सप्लेन करना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये मार्केट है और उसके ये बड़े की प्लेयर है जिसका जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो हम सेंट्रल बैंक के ऊपर बात करते हैं। यूएसए का सेंट्रल बैंक जो है वो फेडरल रिजर्व है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान है। और ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि किसी भी मुल्क के मईशत को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉरेक्स मार्केट में इनका चूंकि इम्पैक्ट बराह रास्त या बिला वास्ता होता है तो इसका असर बहुत होता है। पाउल का नाम आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो आप लोग सुन लेंगे जब वो फेडरल रिजर्व के जो है एफओएमसी की मीटिंग्स होती है या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो उसका असर जो है वो आप लोग को मार्केट में उसी टाइम दिख रहा होता है। अब ये जो सेंट्रल बैंक है, ये लिक्विडिटी में इनका 5% जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये खुद ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो इसकी वजह से मार्केट में बहुत ही बड़ा जो है वो फ्लक्चुएशंस या वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये हमारे पास टॉप पे आता है सेंट्रल बैंक। फॉरेक्स मार्केट में जो सबसे टॉप है, दूसरे नंबर पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, वो कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि 40 से 50% का हिस्सा रखती है लिक्विडिटी में। अब ये इतने बड़े की प्लेयर्स हैं कि ये सारा मोमेंट यही कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने 5% की बात की कि वो हमारे सेंट्रल बैंक्स ले रहे होते हैं, और ये 40 से 50 जो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले रहे होते हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन्स हो गए, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक्स हो गए, और ये बहुत बड़े बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात इसके साथ भी बताता चलो, एक और भी की प्लेयर है हमारे पास इसी के साथ, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। ठीक है, वो भी 10 से 15% का लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं मार्केट में, जैसे टोयोटा हो गई और बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, एप्पल हो गया, गूगल हो गया। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करती है, ये भी कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडेट कर रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ब्रोकर की लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो अगर पता है तो कमेंट में लाजमी लिखें, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग की रिसर्च कितनी है। अब सबसे बड़ा प्लेयर एक और, जिसको हम हेज फंड्स या इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी कहते हैं, ये भी बहुत बड़े प्लेयर हैं और मार्केट में एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी का हिस्सा रखती है। अब चूंकि ये इतने बड़े फर्म्स होते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो ट्रेडिंग ये लोग कर रहे होते हैं, स्पेकुलेट ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, जिससे मार्केट में हलचल मच जाती है। एकदम घुसते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए और मार्केट को जो है वो हिला के रख देती है। ये ज़्यादातर क्या सोचते हैं, ये अपना फ़ायदा सोचते हैं, ये
तो ये मार्केट को जो है या अप ले जाती है या डाउन ले जाती है। तो हमारा ज़्यादा वॉल्यूम जो है ये हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज जो है वो कंट्रोल कर रही होती है ज़्यादातर, और मार्केट में वोलेटिलिटी भी इनकी वजह से आती है। ये प्राइवेट जिस तरह इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं इसको हम हेज फंड्स कहते हैं, और जैसे ब्रिज वाटर एसोसिएट्स है, ये दुनिया का बहुत बड़ा जो है वो हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी है, और सोरस जो है या सोरस फंड मैनेजमेंट की कंपनी है, जो कि 1992 में उन्होंने जीबीपी को क्रैश करने में बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा किया था, और इसको हम द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद ब्लैक रॉक भी एक हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी है, और ये भी जो है बहुत बड़े बिलियंस डॉलर्स में ये लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो होता इससे ये है कि ये मार्केट में चूँकि लिक्विडिटी बहुत बड़ी लेके आते हैं, और इससे जो है मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बाय और सेल करते हैं, कभी कभी ये शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं और कभी कभी लॉन्ग टर्म में, इनके अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये इनके ऊपर भी बड़ा नज़र रखना पड़ता है कि भाई उनके अंदर क्या हलचल चल रही है, क्योंकि मार्केट में हलचल इनकी वजह से भी बड़ा पैदा होता है। ले तो जनाब, अब बारी आती है हमारी यानी रिटेल ट्रेडर्स की। आप और हम जैसे इनफिरादी ट्रेडर्स, इंडिविजुअल ट्रेडर्स मार्केट का 5 से 10% लिक्विडिटी में हिस्सा रखते हैं, क्योंकि हमारी तादाद लाखों में होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना हिस्सा इसमें डालते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सारे लोग अगर बाई में चले जाते हैं तो मार्केट जो है वो बाई में चली जाएगी, बायर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई डिमांड की बात हो रही होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जिसको हम आगे कवर करेंगे। ये कुछ मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज़ की। लेकिन अगर हम चाहें भी, सारे रिटेल ट्रेडर्स जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो मार्केट को कुछ ही पुश कर पाएंगे। इससे पहले हमने बात कर दी जो सेंट्रल बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद हमने फंड्स मैनेजमेंट कंपनीज की बात की। अब हम अपनी तरफ आते हैं कि हम छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो कि हम रिटेल ट्रेडर्स की तरह काम करते हैं। जिस तरह हम दुकान में जाके जो है अपनी दुकानदारी करते हैं, तो हमारा इम्पैक्ट भी होता है 5 से 10%, लेकिन बड़े प्लेयर्स हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ब्रोकर्स होते हैं उसमें भी कई किस्म के ब्रोकर्स होते हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी है, आप लोग हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं। इसमें हम ESN ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स जो है ब्रोकर्स, उसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोग अब कमेंट्स में कहेंगे तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे दोबारा। तो ये जो हमने डिस्कस, ये 4 की प्लेयर जो कि फाइनेंशियल मार्केट में उथराव चढ़ाव का सबब बनती हैं, इसको आप लोगों ने समझ लेना है। इसके ऊपर आप लोगों ने रिसर्च भी करनी है, और हम जाके आगे मूव होते हैं अपने मज़ीद वीडियोस के लिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन्स में कुछ और समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक्स, और फिर हम टेक्निकल एनालिसिस तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।